जब हम लाखों साल पहले के बारे में सोचते हैं, दर्ज किए गए इतिहास से बहुत पहले, तो हम आमतौर पर डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं, राइट? वे विशालकाय प्राणी बड़े कूल जरूर थे, लेकिन असल में पृथ्वी पर जीवन पहले डायनासोर के प्रकट होने से अरबों साल पहले से मौजूद था। लेकिन ये आपकी कल्पना से बहुत ही अलग था। तो आज आइए मेरे साथ पृथ्वी के पहले दिनों से लेकर डायनासोर्स के प्रकट होने तक की एक हैरत अंगेज यात्रा पर। ज्यादातर चीजों की तरह इस मामले में भी एकदम शुरुआत से ही शुरू करना अच्छा रहेगा। लगभग 460 करोड़ साल पहले सूर्य के निर्माण से बची धूल और गैस ने आपस में मिल मार अंतरिक्ष में सैकड़ों मील साइज की विशालकाय चट्टानों का निर्माण किया। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन ये चट्टानें बार बार एक दूसरे से टकराती रहीं और अंततः आपस में विलीन होकर उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया। लेकिन निश्चित रूप से ये वैसी पृथ्वी नहीं थी जिसे हम आज पहचानते हैं। शुरुआत की ये पृथ्वी नरक जैसी एक पिघली हुई दुनिया थी, जिसमें बेहद गर्म लावा, रेडियोधर्मिता और टकराते हुए एस्टेरॉइड्स की भरमार थी। और कुछ भी नहीं, वो भी काफी लंबे समय तक। लगभग 100 करोड़ सालों बाद, यानी आज से लगभग 370 करोड़ साल पहले, चीजें थोड़ी सी दिलचस्प होने लगीं। इस समय तक हमारा ग्रह काफी ठंडा हो चुका था और आज के आधुनिक तापमान के करीब था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रहने लायक हो गया था। ज्यादातर पानी से बना और वायुमंडल में ऑक्सीजन ना होने के कारण ये उथल पुथल भरे समुद्रों और कठोर चट्टानों की एक खाली दुनिया थी। यहाँ आपको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती, और वो थी लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाज, और कभी कभार ज्वालामुखी विस्फोट की आवाजें। वाकई में खौफनाक था। पर उस डरावनी सी दुनिया के समंदरों की गहराई में कुछ बहुत ही अद्भुत और हैरान करने वाला घटित हुआ, जो था जीवन का उदय। हम ठीक से नहीं जानते कि कैसे, लेकिन पृथ्वी के महासागरों में सही प्रक्रियाओं और अवयवों के चमत्कारी मिश्रण ने बेहद सरल इकलौती कोशिका वाले जीवों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ जीवों ने ऑक्सीजन का उत्सर्जन शुरू कर दिया। अरबों साल तक एक कोशिका वाले हमारे मित्र पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपने उत्पादों को बाहर निकालते रहे। क्या जिंदगी थी भाई। लेकिन धीरे धीरे ये जीव बदलने लगे और ज्यादा जटिल होने लगे, और ये प्रक्रिया लगभग 53.8 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन काल की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंच गई। कैम्ब्रियन से पहले पृथ्वी के जमीनी हिस्सों ने रोडिनिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, लेकिन कैम्ब्रियन काल के शुरू होते ही ये छोटे हिस्सों में बंट गई, जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा था दक्षिण पूर्व में स्थित गोंडवाना। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा ये नहीं है। आपको परिचित कराता हूँ कैम्ब्रियन विस्फोट से, हमारे नीले ग्रह के इतिहास में जैव विविधता से जुड़ी सबसे कमाल की घटना। यहाँ विस्फोट से मेरा मतलब आग का कोई बड़ा सा विस्फोट नहीं है। यहाँ विस्फोट का मतलब है नए जीवों की बड़ी तादाद, जो उस जमाने में धरती पर प्रकट हुए। यानी महज एक कोशिका वाले जीव तो पुराने जमाने की बात हो चुके थे, और अब जमाना था जटिल जीवों का। आज जिन मूल शारीरिक संरचनाओं को हम देखते हैं, उनमें से ज्यादातर पहली बार इसी काल में उत्पन्न हुए थे, और आज के क्रस्टेशियन, मोलस्क, स्टारफिश और कृमियों की प्राचीन रिश्तेदार लहरों के नीचे विकसित हुए थे। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये विस्फोट तत्काल नहीं बल्कि करोड़ों साल में हुआ था। लेकिन बीते हुए अरबों साल के फीके विकास को देखते हुए ये बड़ी कमाल की घटना थी। वैज्ञानिक अभी भी कैम्ब्रियन विस्फोट के कारण पर एकमत नहीं हो पाए हैं। याद है, मैंने बताया था कि शुरुआत के उन मूल सरल जीवों में से कुछ ने ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया था। ये एक सिद्धांत है कि उनकी संख्या तेजी से कई गुना हो गई, जिससे ऑक्सीजन के स्तर में काफी वृद्धि हुई और नए अधिक जटिल जीवन को उभरने का मौका मिला। उन्होंने अपने से कमतर जीवों का शिकार करना शुरू किया, जिससे धरती पर एवोल्यूशन की दौड़ शुरू हुई, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास को हमेशा के लिए परिभाषित करने वाली थी। ये चाहे कैसे भी हुआ हो, लेकिन पृथ्वी का माहौल जीवन की इन नई नस्लों के लिए अब एकदम परफेक्ट था। औसत तापमान पहले से कहीं ज्यादा गर्म था और पानी लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट पर था। इसने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जीवन को और ऊपर उठने का मौका दिया, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगर आप भी अपने ज्ञान को ऊपर उठाना चाहते हैं तो क्यों ना हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जाहिर है आप इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? कर दिया? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बात हो रही थी कैम्ब्रियन काल की। आंखें, हाथ, पैर, मुंह, बाह्य कंकाल, खोल, ये सभी अनुकूलन इसी समय के आसपास शुरू हुए। लेकिन खुद को अपग्रेड करने वाले कई जानवर अभी भी पूरी एकदम एलियन जैसे दिखाई दे रहे थे। जैसे कि ट्रेलोबाइट्स को ले लीजिए। खौफनाक से दिखने वाले खोल वाले ये ऑर्थ्रोपोड अचानक पूरे समुद्र में
प्लवक खाते, कचरा चरते और दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए पाए जाने लगे। आप उन्हें आज भी उस जमाने के बचे हुए जीवाश्मों से पहचान सकते हैं। दरअसल ट्रिलोबाइट्स अब तक के सबसे सफल जीवों में से एक थे, जो करोड़ों साल तक फलते फूलते रहे। लेकिन कैम्ब्रियन के दौरान केवल उनका ही उदय नहीं हुआ था, बल्कि सबसे पहली मछलियां भी इसी काल में दिखाई दी थीं। उनकी शुरुआत चिपचिपे, बिना जबड़े वाली ईल से दिखने वाले जीवों के रूप में हुई थी। गौरतलब है कि यही वो दौर था जब पहले सच्चे करोश्की विकसित हुए, लेकिन शुरुआत में वो इतने शानदार नहीं दिखते थे। यूनानोजून कीड़े जैसा दिखने वाला एक अजीबोगरीब जीव था, जो रीढ़ की हड्डी के होने के बावजूद एकदम बिना रीढ़ का दिखता था। कैम्ब्रियन काल के दूसरे जीव तो और भी ज्यादा अजीब थे, जैसे कि बिल्कुल विचित्र ओबिनिया, तली पर भक्षण करने वाला एक जीव जो ऐसा दिखता था मानो उसे किसी बच्चे ने डिजाइन किया हो, या कई बॉटल बियर पाने के बाद मैंने। ये लंबी सी चोंच जैसे अपने अंग का इस्तेमाल करके छोटे शिकार को उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल लेते थे। काश कि मैं भी प्रिंगल्स को इसी तरह से खा पाता यार। लेकिन शिकारी और शिकार का रिश्ता पक्की तरह स्थापित हो जाने के साथ ही किसी एक जानवर का बाकियों से ऊपर उठना या तैरना जरूरी हो गया था। ये है एनोमलोकैरिस, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजीब सा झींगा, जो उस समय का शीर्ष शिकारी हुआ करता था। 1 फुट से थोड़ा ज्यादा लंबा, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था। यह झींगा समुद्र में गश्त करता था और नरम शरीर वाले जीवों को खाया करता था। ऐसा बेजोड़ शिकारी घात लगाए बैठा था, तो उस जानवरों को जिंदा रहने के लिए और ज्यादा अनुकूलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी इवोल्यूशन की दौड़ अब अगले चरण में पहुंच चुकी थी, और ऐसा होना भी चाहिए था भाई। लगभग 48.5 करोड़ साल पहले ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जीवन लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी आपदा आ गई। यह अभी भी एक रहस्य है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण ऑक्सीजन के स्तर में नाटकीय गिरावट बड़े पैमाने पर विलुप्ति की घटना का कारण बन गई। लेकिन इसमें सारा जीवन खत्म नहीं हुआ। हमारे पुराने दोस्त ट्रिलोबाइट्स जैसे कुछ जीव पनपते रहे, लेकिन ये घटना फिर भी बड़े पैमाने पर सर्वनाशकारी थी। कैम्ब्रियन काल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका था और अब ऑर्डोविशियन काल शुरू होने वाला था। ऑर्डोविशियन को ज्यादातर ग्रेट ऑर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट या GOBE द्वारा परिभाषित किया जाता है। लगभग 3 करोड़ सालों के दौरान महाद्वीपों में खिसकाव हुआ, समुद्र का स्तर गिर गया और समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर फिर से बढ़ गया। खिसकने वाले महाद्वीपों ने नए द्वीपों का निर्माण शुरू कर दिया, जिसने उनके आसपास के ताजे ऑक्सीजन युक्त पानी में अलग अलग प्राकृतिक आवासों को जन्म दिया। ऐसे आवास जो कब्जा किए जाने के लिए एकदम तैयार थे, और जीवन इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार था। प्रोटोटाइप मछलियां अब आधुनिक मछली जैसे शेप में विकसित होती रहीं, लेकिन नीमो जैसा बनने से पहले उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। दूसरी जगहों पर और भी भयावह जानवरों का उदय हो रहा था। मिलिए यूरिरिप्टेरियस या बिच्छुओं से। क्या आपको भी सुनकर एक सिरहंसी हुई? ये शिकारी ऑर्थोपॉड वास्तव में बिच्छू नहीं थे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उनको ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी लंबी नुकीली पूंछ थी, बिच्छू जैसे पंजे थे, इसलिए वे काफी डरावने दिखते थे। सचमुच सबसे शुरुआती पेंटकॉप्टेरस 5.5 फीट से ज्यादा लंबे हुआ करते थे, जो मेरी पैंट गीली करने के लिए काफी हैं। सच कहूं तो इन जीवों के विलुप्त हो जाने की मुझे बहुत ही खुशी है। भले ये डरावने थे, लेकिन खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर नहीं थे। यह खिताब जाता है कैम्ब्रोसेरस को, आधुनिक ऑक्टोपस और स्क्विड से संबंधित एक शिकारी सेफेलोपॉड। कैम्ब्रोसोरस 23 फीट की लंबाई तक पहुंच सकता था, जिसमें खाल भी शामिल थी, और ये खाने के लिए समुद्री बिच्छू जैसे ऑर्थोपॉड्स की तलाश में काफी गहराई तक जाता था। जी हाँ, कैम्ब्रोसोरस की तीखी चोंच इतनी मजबूत थी कि वो कठोर बाह्य कंकाल और खोल को भी तोड़ सकती थी, जिसके चलते ये सख्त खोल वाले जीवों से भरी दुनिया में सबसे ऊपर हुआ करता था। लेकिन बदलाव केवल जीव जंतु तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अब दुनिया में वनस्पतियां भी उत्पन्न होने वाली थीं। आदिम शैवाल कैम्ब्रियन काल से ही समुद्र में मौजूद थे, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी जब तक कि ऑर्डोविशियन काल ने चीजों को एक पायदान ऊपर नहीं चढ़ा दिया। शैवाल विकसित हुए और पहली बार काई के रूप में सूखी जमीन पर फैल गए। सूखी यानी पानी से बाहर की जमीन। इन शुरुआती वनस्पतियों में जड़ें और पानी को बिना किसी मदद के बनाए रखने के लिए जरूरी दूसरे विशेष अंग नहीं थे, इसलिए वे पानी के किनारों तक ही सीमित थे, जहां नमी पाई जाती थी। भले ही ये शुरुआत मामूली सी लगती हो, लेकिन अब कुदरत जमीन पर भी विजय प्राप्त करने वाली थी, जिसका एक मुख्य कारण ये था कि पौधों ने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और उसमें ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। एक ऐसी यात्रा जिसका नतीजा हुआ आगे चलकर एक दिन डेनी के निर्माण के रूप में। ऑर्डोवियन काल लगभग 44.3 करोड़ साल पहले एक और सामूहिक विलुप्ति के साथ समाप्त हुआ, इस बार हिमयुग के कारण।
नहीं, मूवी वाला नहीं, बल्कि सचमुच हमारे ग्रह के इतिहास में कई बार हिमयुग आ चुका है, जिनमें से हर एक विनाशकारी रहा। और ये वाला भी कोई अपवाद नहीं था। 46 करोड़ साल पहले शुरू होकर अगले 4 करोड़ सालों तक चलने वाले इस हिमयुग में ग्लेशियरों ने दक्षिणी गोलार्ध को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे पूरी दुनिया ठंडी हो गई और समुद्री जानवरों की आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ा। जानवरों के सभी मुख्य समूह बच तो गए, पर उनकी संख्या में भारी कमी आ गई और कैमेरासेरस जैसी कई प्रमुख प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म हो गईं। असल में समंदर में रहने वाले जानवरों की प्रजातियों में से लगभग 85% का अस्तित्व मिट गया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक इस आपदा के लिए जमीन पर पनपने वाले नए पौधों की सफलता को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका दावा है कि कई ने वातावरण से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली कि इससे ग्रह ठंडा होने लगा, जिसके कारण हिमयुग की शुरुआत हुई। जो भी हुआ हो, एक बात तो पक्की है, ऑर्डोविशियन खत्म हो चुका था और अब शुरू हुआ था सिल्यूरियन काल। शुरू होने के 4 करोड़ साल बाद वायुमंडल में CO2 की मात्रा फिर से बढ़ने के कारण बर्फ अंततः पिघलने लगी। पिघलती बर्फ के कारण समुद्र का स्तर बढ़ गया और जलवायु अंततः स्थिर हो गई, जिससे जीवन फिर से फैलने लगा। और कैमेरोसोरस के चले जाने के बाद समुद्री बिच्छू शीर्ष शिकारी के खिताब तक पहुंचने के लिए आजाद हो गए। पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने के कारण उनमें विविधता आई और वो और ज्यादा डरावने हो गए। कार्सिनोसोमा एक बेहद विशाल यूरेप्टेरिड 7 फीट से भी ज्यादा लंबा होता था। मछलियों में भी अनुकूलन जारी रहा। चलने वाले जबड़ों वाली पहली मछली भी सिल्यूरियन काल में ही दिखाई दी। यानी अब असली कहानी शुरू हो रही है और सबसे पहली कोरल रीफ्स का उदय भी इसी जमाने में हुआ। ये विविध प्रकार के नए पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्वपूर्ण भाग बने, जिन्होंने कठोर ट्रिलोबाइट्स और अन्य जीवों को आसरा दिया। इसी बीच जमीनी वनस्पति, जो शायद ग्रह के ज्यादातर अन्य जीवन को मिटाने के लिए जिम्मेदार थी, लगातार मजबूत होती जा रही थी। जमीन पर मौजूद पौधे कई ज्यादा जटिल और जाने पहचाने सा रूप ले रहे थे और संवहनी और तने वाले जीवों में विकसित होने लग गए, जो पानी को खुद ब खुद अवशोषित करके बनाए रख सकते थे। ये पौधे सभी आधुनिक वनस्पतियों का आधार बने और इसी के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ने की एक बार फिर से शुरुआत हुई। लेकिन इस बार दुनिया हिमयुग में नहीं डूबी, बल्कि बिल्कुल इसका विपरीत हुआ। बढ़ी हुई ये ऑक्सीजन जमीन पर जानवरों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साबित हुई। आर्थ्रोपोड्स ने महासागरों से बाहर निकलना शुरू किया, जिनमें सबसे पहले समूह शायद सेंटीपीड और मिलीपीड जैसे, मायरीपॉइड और बिच्छू जैसे एरिकनेट थे। ये खौफनाक जीव शुरुआत में शायद केवल शिकारियों से बचने या खाने के नए स्रोतों तक पहुंचने के लिए पानी से बाहर निकले होंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए माहौल पर कब्जा जमाने के सुनहरे मौके को गंवाया नहीं जा सकता था। समंदर की जिंदगी में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन जमीन अवसरों का एक नया मैदान थी जिस पर कब्जा जमाया जाना भी बाकी था। ऐसा नहीं है कि पानी से बाहर निकलने वाली हर प्रजाति के गलफड़े तुरंत खत्म हो जाते थे और वे हवा में सांस लेना सीख जाते थे। जमीन पर आने के बाद भी सिल्यूरियन बिच्छुओं के पास गलफड़े थे, जिन्हें काम करने के लिए नमी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए वे पानी के किनारों से ज्यादा दूर नहीं जाते थे। कम से कम शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता था। सिल्यूरियन काल लगभग 41.9 करोड़ साल पहले विलुप्ति की कुछ छोटी मोटी घटनाओं, जो शायद जलवायु परिवर्तन के कारण हुई थी, उसके साथ ये खत्म हुआ। मैं छोटी मोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विलुप्ति की दूसरी घटनाओं के विपरीत सिल्यूरियन घटनाओं ने पृथ्वी पर मौजूद हर प्रकार के जीवन को अपने घुटनों पर लाकर ग्रह को फिर से पूरी तरह बेजान नहीं बनाया था। पर ऐसा भी नहीं है कि उनसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ हो। खैर, इसके बाद शुरू हुआ डेवोनियन काल, जो कैम्ब्रियन के बाद से जीवन के लिए सबसे प्रभावशाली काल साबित हुआ। उदाहरण के लिए सबसे पहली ज्ञात शार्क का उदय भी इस दौरान हुआ, लेकिन वे आज की शीर्ष शिकारियों से काफी अलग थे। सच तो यह है कि प्लाकोडम नामक हड्डीदार मछलियों का समूह उन पर पूरी तरह से हावी था, जैसे कि ये दमदार डंक्लियोस्टियस, जो अपने जमाने का शीर्ष शिकारी था। सबसे छोटे अनुमान के मुताबिक ये एक नर ग्रेट व्हाइट शार्क से बस थोड़ा ही छोटा था, यानी एक वयस्क इंसान के साइज का 3 गुना। लेकिन बड़े अनुमान के मुताबिक ये कई ग्रेट व्हाइट शार्क्स के बराबर था, या लगभग 25 फुट का दानव का साइज। कोई संदेह नहीं है कि ये उस जमाने में विचरण करने वाली सबसे बड़ी प्रजाति थी और अब तक की सबसे डरावनी मछलियों में से एक। इसकी बड़ी सी खोपड़ी पर गिलोटिन जैसे दांत थे और विशेषज्ञों का मानना था कि ये खारे पानी के मगरमच्छ से भी ज्यादा ताकत से काटता था।
अंदाजे के लिए बता दूं कि खारे पानी के मगरमच्छ किसी भी जीवित प्राणी से ज्यादा ताकत से काटते हैं, लेकिन डंकलियोस्टियस के काटने की ताकत उससे भी ज्यादा या दोगुनी थी। जरा इन जबड़ों को तो देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मछलियों का ही साइज बड़ा हो रहा था, जमीन के पेड़ पौधे भी अब काफी बड़े हो रहे थे। पहले के सभी विकास की परिणति के रूप में सबसे पहले लकड़ीदार पेड़ जटिल जड़ प्रणाली, शाखाएं और ऊंचाई प्राप्त करने लग गए। उन्होंने शुरुआती जंगल बनाए जो वातावरण के लिए खूब ऑक्सीजन पैदा करते थे और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन पर स्थित पारिस्थितिकी तंत्र नए प्रकार के जीवन के लिए और भी आकर्षक हो गए। और अब कशेरुकियों ने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। मछलियों की कुछ प्रजातियां जैसे कि लंगफिश पहले से ही उथले पानी में अच्छा खासा समय बिता रही थी और कुछ तो लपक कर थोड़े समय के लिए जमीन पर आ पहुंची थी। लेकिन डेवोनियन काल में ये सब कुछ बदल गया और उनमें भी विकास हुआ। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है कि टिक्टैलिक, जो पानी से बाहर सांस ले सकने वाला सबसे पहला ज्ञात कशेरुकी है। अजीब से दिखने वाले इस जीव में मछली, उभयचर और सरीसृप तीनों की ही विशेषताएं थीं। यानी जमीन और समंदर की दुनिया को जोड़ने वाला एक विचित्र जीव। पर अभी भी ये ज्यादातर पानी में रहता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर जमीन पर आने में पूरी तरह से सक्षम था। फिर आता है एक थियोस्टेगा, जो पहले टेट्रापॉड्स में से एक है, यानी हमारे जैसे पूरी तरह विकसित 4 हाथ पैर वाले जानवर। भले ही ये भी अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते थे, लेकिन फिर भी दुनिया वैसी नहीं रहने वाली थी जैसी पहले हुआ करती थी। इस बीच जमीन पर रहने वाले ऑर्थोपॉड्स में विविधता आने लग गई। पंखहीन कीड़े और मकड़ियां विकसित हुईं और फैलने लग गईं। लेकिन अभी भी समुद्र तक ही सीमित रहने वाले जीवों के लिए हालात बहुत ही खराब होने वाले थे। जैसे जैसे डेवोनियन काल अपने अंत की तरफ बढ़ा, समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम होने लगा। जीवित रखने वाली ऑक्सीजन के बिना समुद्री जीवों की एक बड़ी संख्या मारी गई। लंबे समय तक जीवित रहने वाले ट्रिलोबाइट्स और समुद्री बिच्छू नष्ट हो गए और उनमें से कुछ के बचने के बावजूद उनकी आबादी कभी ठीक नहीं हो पाई। दूसरी ओर डंकलियोस्टियस जैसी प्रमुख प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गईं और सभी अकशेरुकी प्रजातियों में से 70% तक विलुप्त हो गईं। पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन में अचानक आई गिरावट का कारण क्या था, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इसका कारण पेड़ पौधे थे। कैसे? असल में इस युग में पेड़ 130 फीट तक ऊंचे होते थे, इसलिए उन्हें खड़ा रहने के लिए गहरी जड़ों की जरूरत होती थी। लेकिन जड़ें केवल वृक्षों को सहारा और पोषक तत्वों का अवशोषण ही नहीं करती, बल्कि वे अपने आसपास की धरती को भी प्रभावित करती हैं, चट्टानों को बदलती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाती हैं। तो फिर दिक्कत कहां पर आई? मिट्टी की परत इतनी पतली हुआ करती थी कि इसका ज्यादातर हिस्सा नदियों में बह गया, जो सभी पोषक तत्वों को अपने साथ पानी में ले गया। इससे पानी में शैवालों को खूब बढ़ावा मिला और जैसे जैसे ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते गए, पानी में ऑक्सीजन कम होता चला गया, जो वहां रहने वाले किसी भी जीव के लिए अच्छा नहीं था। किसे पता था कि पौधे भी इतनी मौतों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि आप भी अपने सक्यूलेंट्स पर नजर रखें। जहां पानी के नीचे का जीवन तबाह हो रहा था, वहीं जमीन पर रहने वाले प्राणी फलते फूलते रहे, जो शक्ति संतुलन में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। इसके बाद आने वाले कार्बोनिफेरस काल ने जमीन पर पनपने वाले जीवन के वर्चस्व को दर्शाया। 35.9 करोड़ साल पहले शुरू होने वाले कार्बोनिफेरस काल में जमीनी वनस्पति का जीवन फलता फूलता रहा और उनकी संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते बनने वाले विशाल जंगलों और दलदलों ने ग्रह के ज्यादातर हिस्से को ढक लिया। पेड़ों की इतनी जबरदस्त तादाद के कारण वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर उस हद तक पहुंच गया जितना उसके पहले या बाद में फिर कभी नहीं पहुंचा, जिसका उस समय के जानवरों पर बड़ा ही दिलचस्प असर पड़ा। सिल्यूरियन काल में सबसे पहले जमीन पर आने वाले वो ऑर्थोपॉड्स याद हैं आपको? अब तक उन्हें विकसित होने और अनुकूलन करने के लिए बहुत लंबा समय मिल चुका था और वे लगभग हर जगह मौजूद थे। जब हवा में ऑक्सीजन का स्तर आसमान छूने लगा तो उन्हें उनका लेटेस्ट अपग्रेड प्राप्त हुआ था। ऑर्थोपॉड्स अपने शरीर में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के जरिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। प्रचुर ऑक्सीजन और नए प्रकार के पौधों के रूप में उपलब्ध भोजन की प्रचुर मात्रा के साथ उनका आकार विशालकाय हो गया। जैसे आर्थोप्लोरा को ही ले लीजिए, जो किसी कार जितना बड़ा एक मिलीपीड है। ये जीव सचमुच 8.5 फीट तक लंबा हो सकता था। उस समय के छोटे जीवों के लिए सौभाग्य की बात है कि मिलीपीड हमेशा से ही शाकाहारी रहे हैं, लेकिन कई ऐसे जीव थे जो जरा भी छोटे नहीं थे। यहाँ तक कि पंख वाले जीव भी
मैग्नोरा नाम का जीव अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले कीड़ों में से एक था, जिसके पंखों का फैलाव 2.5 फीट था, यानी किसी अमेरिकी कौवे के बराबर। टेट्रापॉड्स में भी विविधता का विस्फोट हुआ, पानी और जमीन दोनों पर। प्रारंभिक उभयचर डिप्लोकॉलस इसी युग में विकसित हुआ और ये बड़ा ही विचित्र था। 3 फुट लंबे इस जीव का सिर एक अजीब बूमरैंग आकार का था, जिसके बारे में विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये पानी में सरकने में काम आता था या शायद शिकारियों को रोकता था। इस जीव को निगल पाना किसी के लिए भी मुश्किल रहा होगा, लेकिन टेट्रापॉड्स में अगला बड़ा बदलाव पानी के बाहर ही हुआ। वे जमीन पर कितना भी समय क्यों ना बिताते रहे हों, पर जन्म देने के लिए उन्हें फिर से पानी में ही लौटना पड़ता था। ऐसा तब तक था जब तक कि एक कमाल के विकासवादी अनुकूलन ने सब कुछ बदल नहीं दिया। जमीनी टेट्रापॉड्स ने कठोर खोल वाले अंडे देना शुरू कर दिए। नए प्रकार के अंडे एमनियोटिक द्रव को अपने खोल के अंदर रखने में सक्षम थे, जिससे सीधे पानी में अंडे देने की आवश्यकता समाप्त हो गई और खोल अंदर मौजूद बच्चों को शिकारियों से भी बचाते थे। इसी के साथ टेट्रापॉड्स पानी के जीवन से खुद को अलग करने में पहली बार कामयाब रहे। ये सबसे पहले एमनियोट्स थे, यानी आज के ज्यादातर जमीनी जानवरों के पुरखे। साथ ही हम पहले ऑमलेट से केवल कुछ 100 मिलियन साल ही दूर रह गए। टेट्रापॉड्स बहुत ही भाग्यशाली थे कि उन्होंने इस अद्भुत अनुकूलन को सही समय पर विकसित कर लिया, क्योंकि कार्बोनिफेरस काल का अंत ग्रह को फिर से पूरी तरह बदल कर रख देने वाला था। पृथ्वी के विभिन्न भूभाग पिछले लाखों साल से धीरे धीरे खिसक रहे थे, जब लगभग 33.5 करोड़ साल पहले उन सभी ने आपस में मिलकर एक सुपर महाद्वीप पैजिया का निर्माण किया। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए वास्तव में इसका मतलब क्या था? ग्रह को ढकने वाले हरे भरे वर्षावनों ने अचानक खुद को संघर्ष करते हुए पाया। वे अलग अलग और बिखरते हुए से हो गए, और सुपर कॉन्टिनेंट के गठन का मतलब था कि जो पेड़ कभी प्रचुर मात्रा में पानी तक पहुंच रखते थे, अब वे जमीन के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने के कारण सूख रहे थे। इसने प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया और परिणाम स्वरूप वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के अविश्वसनीय स्तर को कम कर दिया। गिरते तापमान और आने वाले हिमनदों की लहरों के साथ इसको अगर हम जोड़ दें और वर्षावनों का खेल खत्म हो जाएगा। पैजिया के गठन ने एक डोमिनो प्रभाव शुरू किया था, जिसने लगभग 29.9 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एक बहुत ही सूखी और बिना जंगलों वाली दुनिया सामने आई, जो पहले की दुनिया से एकदम अलग थी। बड़े पैमाने पर हुए इस जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिनमें विशाल ऑर्थोपॉड भी शामिल हैं, जो बहुत अधिक ऑक्सीजन पर निर्भर करते थे। लेकिन एमनियोट्स मजबूती से बने रहे। प्रजनन के लिए पानी में वापस जाने की आवश्यकता नहीं होने और पानी की कमी को रोकने के लिए शल्कदार शरीरों के साथ वे दुनिया पर कब्जा करने के लिए एकदम तैयार थे। सोरपसिड समूह जो आगे चलकर सरीसृप और पक्षियों में विकसित होने वाले थे। यानी कहानी अब एक रोचक मोड़ ले रही थी मेरे भाई। अगला युग पर्मियन तापमान में वृद्धि के साथ शुरू हुआ। पिछले युग के अंत में बने ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल गए और जमीन के ज्यादातर अंदरूनी इलाके सूख कर रेगिस्तान बन गए। और जैसे जैसे ये काल आगे बढ़ता गया, महाद्वीप और भी गर्म होते चले गए। जीवन काफी कठिन था, इसलिए इस दौरान जो जानवर पनपे वो सबसे प्रभावी रूप से पानी को बचाए रखने में सक्षम थे। इसी काल में सैनिप्सिड्स और सोरेप्सिड्स का उदय हुआ। ये प्राणी काफी विविध हो गए और पूरे पैजिया में फैलकर जमीन के प्रमुख जानवर बन गए। लेकिन पर्मियन काल पर असल मायनों में राज सिनेप्सिड्स ने ही किया था। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विकसित हो रहे थे और स्तनधारियों का रूप ले रहे थे। डिमेट्रोडॉन ऐसा ही एक प्राणी था, शायद उस जमाने का सबसे ज्यादा जाना पहचाना जाने वाला जानवर, जो इतना खतरनाक दिखता था कि लोग इसे अक्सर डायनासोर समझ लेते थे, पर वास्तव में ये हम इंसानों के ज्यादा करीब है। ये प्रारंभिक पर्मियन का शीर्ष शिकारी था, जिसकी लंबाई 15 फीट तक होती थी। जब आपका साइज किसी एसयूवी जैसा हो तो शीर्ष शिकारी ना होना काफी मुश्किल होगा। इस बात पर अभी भी आम सहमति नहीं है कि इसकी पीठ पर मौजूद इस बड़े से उभार का आखिर काम क्या था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता था, जबकि दूसरों का मानना है कि इसका इस्तेमाल मादाओं को आकर्षित करने के लिए किया जाता था। पर मुझे लगता है कि शायद ये क्रिसमस की सजावट को लटकाने के लिए एक कमाल की जगह रही होगी। बेहद सफल रहने के बावजूद डाइमेट्रोडॉन अपने 1.6 करोड़ साल के जीवन के बाद अंततः विलुप्त हो गया। पर्मियन काल के मध्य से लेकर अंतिम तक शीर्ष शिकारी का ताज पहनना
सिनेप्सिड्स के एक अन्य समूह यानी गोरगोनोप्सियंस ने स्टार ट्रेक के वो खलनायक नहीं, बदसूरत से जानवर डिमेट्रोडोन जितने बड़े तो नहीं थे, जिनकी सबसे बड़ी प्रजाति इनोस्ट्रांसिविया केवल 11 फुट लंबी थी, लेकिन वे बहुत ज्यादा घातक थे। गोरगोनोप्सियन के मुंह में 6 इंच लंबे तलवार जैसे नुकीले दांत होते थे, जो शायद शिकार की खाल चीरने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये दांत काफी भयानक थे और वे इन दांतों को भारी भरकम सौरोप्सिड, स्कूटोसॉरस जैसे जानवरों पर इस्तेमाल करते थे। धीमे बख्तरबंद शाकाहारी जिन्हें मुश्किल से मिलने वाले पेड़ों को खाने के लिए मीलों तक चलना पड़ता था। लेकिन स्कूटोसॉरस को छोड़ दीजिए, पर्मियन युग ने अब तक के सबसे महान जानवर को भी जन्म दिया। क्या आप तैयार हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको कॉटलियरोहिंच से मिलवा देता हूँ। अरे बस उनके छोटे से सर को देखिए और जनाब की गर्दन तो है ही नहीं। कितना अजीब लगता है ये पौधा चबाने वाला जानवर। लेकिन इससे ज्यादा लगाव मत रखिएगा। याद है जब मैंने कहा था कि पर्मियन युग और भी गर्म होने वाला था? हाँ, मैं सच कह रहा था। 10 लाख सालों के दौरान कई ज्वालामुखी विस्फोटों ने आज साइबेरिया कहे जाने वाले इलाके को चीरना शुरू कर दिया। इन विस्फोटों ने पूरी दुनिया में धधकता हुआ गर्म लावा फैलाना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए के आधे साइज के विशालकाय लावा बेड्स की, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा छोड़ रहे थे। CO2 की इस प्रचुर मात्रा ने गर्मी को ओजोन परत के भीतर फंसा दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान नाटकीय रूप से बढ़ गया और जानवरों को अनुकूलन करने या मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। समुद्री जानवर का हाल जमीन पर रहने वालों से कुछ खास बेहतर नहीं था। समुद्र ने भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया, जिससे पानी खतरनाक रूप से अम्लीय हो गया। फिर गर्म तापमान ने जमीन पर मौजूद जंगलों में आग भड़काई, जिससे बचे खुचे पेड़ पौधे जल गए और पहले ढकी हुई चट्टानें फिर से उजागर हो गईं। इन चट्टानों का जल्दी ही अपरदन हो गया और बचे हुए पोषक तत्व बहकर समंदर में चले गए, जिससे फिर से जीवन का विस्फोट हुआ। कमाल है, मैं तो परेशान होने लगा था। यानी अंत में सब कुछ अच्छा हो ही गया है ना? दरअसल जीवन के नए रूपों की भारी संख्या खुशखबरी कम और अभिशाप ज्यादा साबित हुई। इन नए जीवों ने समंदर में बची हुई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को सोख लिया, जिससे शुरुआती आघात से बचने वाले सभी जीवों का दम घुट गया। अरे यार, लगभग 25.1 करोड़ साल पहले होने वाले पर्मियन के अंत तक ये सर्वनाशकारी घटना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसे ग्रेट डाइंग कहा जाता है, जो दुनिया में अब तक देखी गई सबसे विनाशकारी सामूहिक विलुप्ति थी, जो पृथ्वी पर से जीवन के पूरी तरह गायब होने के सबसे करीब था। चौंकाने वाली बात थी कि जमीन के 70% जानवर और समंदर के 90% जीव पृथ्वी से मिट गए। काफी अफसोसजनक है। इस प्रलय जैसी घटना में जीवित बचे थोड़े बहुत जानवरों के रहने के लिए दुनिया का कुछ हिस्सा ही बचा था। अब तक हमने जितने भी प्रागैतिहासिक युगों को कवर किया है, उन्हें एक व्यापक युग में समूहीकृत किया गया है, जिसे पैलियोजोइक के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है प्राचीन जीवन। ग्रेट डाइंग के साथ न केवल पर्मियन समाप्त हुआ, बल्कि इसी के साथ पूरा पैलियोजोइक भी समाप्त हो गया, जो लगभग 30 करोड़ साल की अवधि है। लेकिन इतिहास बस यूं ही खत्म नहीं हो गया। जी नहीं, जीवन चलता रहा। अब मीजोजोइक युग आ गया था, वो युग जो आखिरकार डायनासोर के आगमन की घोषणा करने वाला था। लेकिन फौरन नहीं। मीजोजोइक युग की शुरुआत बहुत ही मामूली अंदाज में ट्राइसिक काल के साथ हुई, जिसके पहले 50 लाख साल जीवन धीरे धीरे खुद को स्थापित करता रहा, ताकि नई प्रमुख प्रजातियां फिर से उभर सकें। ये नई दुनिया रहने के लिए एक बेहद कठिन जगह थी, और जो कुछ प्रजातियां जिंदा रह सकती थीं, उन्हें बहुत ही लचीला होने की जरूरत थी। अफसोस कि ज्यादातर सिनेपिड्स में तो वो गुण थे नहीं जो इसके लिए जरूरी थे। वे ग्रेट डाइंग में पूरी तरह तबाह हो गए थे। लेकिन उनमें से कुछ आज के स्तनधारियों में विकसित होने के लिए जीवित बचे रहे, लेकिन वे लंबे समय तक पिछली कतार में ही बने रहे। दूसरी ओर सौरोपेट्स ऐसे माहौल के लिए पूरी तरह से अनुकूल थे। अपने कठोर खोल वाले अंडों के कारण पानी से दूर रहने और शल्कों के साथ नमी बनाए रखने की उनकी क्षमता को देखते हुए वे न केवल उबरने में कामयाब रहे, बल्कि ग्रह पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया। वास्तव में ट्राइसिक काल ने सौरोपेट्स को विविधतापूर्ण बनाया और उन्हें पहले कभी नहीं देखी गई तेज दर से विकसित होते देखा। कुछ ने खाली महासागरों में जाकर सबसे पहले समुद्री सरीसृपों का विकास किया, जैसे कि इकिथिसौर, विचित्र और डरावने मछली जैसे जानवर, जो जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़ी आंखों का उपयोग करके शिकार करते थे। उनके साथ प्लेसियोसौर भी आगे चलकर समंदर में गश्त करने वाले थे।
इन विचित्र जीवों की गर्दन बहुत ही लंबी थी जो उन्हें ज्यादा चुपके से शिकार करने में मदद करती थी। समंदर के ये दोनों सरीसृप सैकड़ों लाख सालों तक फलते फूलते रहे। अन्य जीव जैसे कि विचित्र ड्रेपनोसॉरस पेड़ों पर रहने के लिए विकसित हुए और शायद वे आज के लीमर और स्लॉथ जैसा व्यवहार ही करते थे और अपनी पूंछ से लटका करते थे। पेड़ की शाखाओं से जुड़े कीटों के घोंसलों के अंदर घुसने के लिए ड्रेपनोसॉरस के पास एक लंबा पंजा था। तो हाँ, ये जीव मूल रूप से छिपकली जैसा एक बंदर था। लेकिन इन नए विकसित सरीसृपों के लिए पेड़ कोई अंतिम सीमा नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ ने उड़ान विकसित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इससे शारीवोप्टेरिक्स जैसे कुछ अजीब जीव प्राप्त हुए। हमारी जानकारी वाले लगभग हर उड़ने वाले जानवर से अलग इस छोटे सरीसृप के पंख आगे के बजाय पिछले वाले पंजों पर थे। इस वजह से ये असल मायनों में उड़ नहीं सकता था, बल्कि सिर्फ छलांग लगाकर ग्लाइड कर सकता था। सो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उनका ये डिजाइन आधुनिक समय तक नहीं चल पाया। लेकिन ट्राइसे खत्म होते होते ये विकासवादी फीचर टीरोसॉर में पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। खोखली हवा से भरी हड्डियों का मतलब था कि आसमान में उड़ने वाले ये सरीसृप उड़ान भरने के लिए पर्याप्त हल्के थे और उनके पंख उनके अगले हिस्से से लेकर उनके शरीर की पूरी लंबाई में यानी उनके टखनों तक फैले हुए थे। दूसरे शब्दों में ये जीव शारीवोप्टेरिक्स से काफी आगे थे। अब जब हमने समंदर और आसमान की बात कर ही ली है तो चलिए अब जमीन पर आ जाते हैं। सूखी जमीन पर आखिर हो क्या रहा था? प्रमुख सिनेपिड्स के विलुप्त हो जाने के बाद जमीन के सौरोपिड्स ने आर्कोसॉर नामक एक नए उपवर्ग के रूप में विकसित होकर उनकी जगह ले ली और बहुत ही सफल रहे। असल आर्कोसॉर का श्वसन तंत्र बहुत ही कुशल था, जो उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने लायक बनाता था। ग्रेट डाइंग के बाद वातावरण में CO2 की भारी मात्रा के कारण ट्राइसिक के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत सीमित थी। इसलिए इस शानदार श्वसन तंत्र ने आर्कोसॉर को वहां सफल बनाया जहां अन्य प्रजातियां नाकाम रहीं। लेकिन इतना ही नहीं, आर्कोसॉर्स ने सीधे खड़े होने लायक हाथ पांव की ओर भी तेजी से प्रगति की। इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी, लेकिन इससे उनको एक बहुत लाभ मिला। देखिए, आधुनिक छिपकलियों की तरह बाहर की ओर फैलने वाले पंजों वाले टेट्रोपॉड अपने शरीर को बगल की ओर मोड़कर चलते हैं। ये बासी हवा को एक फेफड़े से दूसरे फेफड़े में भेज देता है, बजाय इसके कि उसे बाहर निकाल कर ताजी हवा के लिए जगह बनाई जाए, जिससे उनके लिए सांस लेते हुए चलना असंभव हो जाता है। लेकिन सीधे खड़े होने वाले पंजों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती और आर्कोसॉरस इस मामले में पूरी तरह तैयार थे। समूह का एक विशेष रूप से खतरनाक सदस्य था भयानक पोस्टोसुचस, 15 फुट का एक दानवकाय जीव जो सर्वोच्च शिकारी के रूप में राज करता था। नुकीले दांतों वाला ये प्राणी टीरेक्स और मगरमच्छ के मिश्रण जैसा दिखता था, एक भयानक कॉम्बिनेशन जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। सबसे बड़ी मुसीबत तो उन बेचारे जीवों के लिए थी जिन्हें ये अपना शिकार बनाता था, जिसमें लगभग सभी जीव शामिल थे। विशेषज्ञों का मानना है कि पोस्टोसुचस अपने शिकार को चारों पैरों पर दौड़ाता था, लेकिन करीब पहुंचने पर वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर उनकी गर्दन या रीढ़ तोड़ देता था। ये तो वाकई में बड़ा ही डरावना जीव है भाई। वास्तव में ये इतना भयानक था कि जब डायनासोर भी आखिरकार मैदान में उतर आए तो पोस्टोसुचस ने मजबूती से अपनी जगह बनाए रखी। क्या कहा? डायनासोर? हाँ, आर्कोसॉर ने दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ठीक है, लेकिन ट्राइसिक के मध्य में एक और घटना हुई जिसने सब कुछ उलट पुलट के रख दिया। वहां बंजर भूमि में आर्कोसॉर की कुछ मामूली सी लगने वाली प्रजातियां प्रकट हुई, लेकिन वो जरा भी मामूली नहीं थीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे पहले डायनासोर थे। अपने रिश्तेदारों की सभी खूबियों समेत अविश्वसनीय रूप से तेज प्रजनन दर के साथ वे दुनिया पर विजय प्राप्त करने और एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन उनका किस्सा किसी और वीडियो में सुनाएंगे। ओके, आज के लिए कुछ ज्यादा इतिहास हो गया। किस युग का किस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और क्या आप इस वीडियो की अगली कड़ी को भी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।